मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एज अ मैनेजर अब हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आप यहाँ पे इकोनॉमिक गोल्स भी अनलेस एंड अनटिल आपके पास उतने फंड्स नहीं है जितने कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जिसको आप तो हम क्या करेंगे, साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, उसको मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना बाइंड। हेलो बच्चों, तो फाइनली जिस वीडियो का आप सभी को इंतजार था वो मैं दिशा कारिया कॉमर्स एंड फन पे आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई तो सभी ने शायद शुरू कर दी होगी, नहीं करिए ना बाबू, तुम बहुत लेट हो, जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। लेकिन पढ़ने के बाद हो सकता है कि कंसेप्ट समझ में आ भी गए। सवाल ये आता है कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को क्विकली रिवाइज करेंगे। उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेकर केस स्टडी क्वेश्चन, सब कुछ साथ मिलकर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से केस स्टडीज में जो इंपॉर्टेंट आपके कीवर्ड्स होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, कैसे केस स्टडी में टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे उनको क्विकली यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए, तो आज इस वीडियो की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 को इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहली चीज, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एज अ मैनेजर आप दूसरों से काम करवा कर लेते हो, और जब आप दूसरों से काम करवाते हो तो आप इंश्योर करते हो कि इसमें दो चीजें हो, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट का मेन एम होता है कंपनी जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट करे वो अचीव करने में उनकी मदद करना। अब जब आप बात करते हो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की, तो क्या होता है एफिशिएंसी, क्या होता है इफेक्टिवनेस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी हमेशा फोकस करता है ऑन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। मेन हमारा एम होता है कि कोई भी काम को हम यहाँ पे करें तो वो काम कम से कम पॉसिबल रिसोर्सेज में और कम से कम कॉस्ट में यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। जितना कम आपका कॉस्ट होगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं वही बात करती हूँ इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिवनेस फोकस करता है टाइम मैनेजमेंट पे, जहां पे वो कहता है कि कम कॉस्ट में काम करना तो इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड करना भी जरूरी है, राइट। तो जो भी आपको काम दिया है, जो भी टाइम पीरियड में आपको करना है, वो टाइम से आपका काम भी कंप्लीट होना चाहिए। तो एज अ मैनेजर जब आप लोगों से काम करवाते हो तो इसमें ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होती है कि काम करते वक्त आपका कॉस्ट भी मिनिमम हो, और साथ ही साथ जो आपका समय दिया गया हो वो काम करने के लिए, टास्क करने के लिए, वो समय के अंदर भी आप अपने काम को कंप्लीट कर लो, राइट। चलिए आगे जाते हैं। सबसे पहले ब्रीफ क्वेश्चन पे, जो कि है डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैनेजमेंट का मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एज अ कंपनी आप जो भी गोल सेट करो, फॉर एग्जांपल कंपनी का गोल हो सकता है 20% से मुझे इस साल सेल्स बढ़ाना है, गोल हो सकता है कि प्रॉफिट को डबल करना है, गोल हो सकता है कि इस साल मुझे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। कंपनी का गोल जो भी हो, वो गोल को अचीव करने में कौन मदद करता है? मैनेजमेंट मदद करता है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं, सो दैट कंपनी ने जो भी गोल सेट किया है हम उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। आप इसको चाहो तो यूनिवर्सल भी कह सकते हो। हमें ऐसे लगता है कि जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है, अडानीज, अंबानी, टाटास, वहीं पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, छोटे से बड़े हर टाइप ऑफ बिजनेस में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट अलग अलग चीजों का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका कुछ एक स्पेशलिटी या तो एक काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल की बात करोगे, स्कूल का काम क्या है कि उनके जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन या तो नॉलेज देना। हॉस्पिटल्स का काम क्या है कि उनके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको अच्छे से अच्छी सुविधा या तो इलाज करके देना, राइट। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या एंटिटी का अपना कुछ ना कुछ काम होता है। वो काम सही तरीके से स्मूथली, बिना कोई दिक्कत या रुकावट हो, ये देखना, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी वर्कर्स है, उनको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मेरे जितने भी वर्कर्स है, मेरे जितने भी एम्प्लॉयज है,
सभी को मैं काम यहाँ पे दूं, सभी को ऑक्यूपाइड रखो, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेसेस है, वो समझ के अकॉर्डिंगली मैं लोगों को काम अलॉट करूं, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्स को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स यहाँ पे माना जाता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब एक तरीके से हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मान के चलो कि आपकी फैक्ट्री है जहां पे आप कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कॉटन लेते हो, उसको प्रोसेस करके उसका कपड़ा बनाते हो। तो कॉटन लेने से लेके प्रोसेस करके कपड़ा बनाने तक जितनी भी एक्टिविटीज या स्टेप्स होती है, उसमें कोई भी दिक्कत या रुकावट ना आए, ये चीज को देखना कि स्मूथली प्रोडक्शन प्रोसेसेस हो, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी शुरू होगी तभी मैनेजमेंट चाहिए, साल के शुरू में मैनेजमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। काम शुरू होने से लेके काम खत्म होने तक मैनेजमेंट यहाँ पे चाहिए। अच्छा, आपने गोल सेट किया, गोल आपने अचीव कर लिया, तो बाबू आप नया गोल सेट करोगे, वापस आप वो गोल अचीव करोगे, वापस नया गोल सेट करोगे, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आपको लगता है कि मैनेजमेंट करना एक अकेले व्यक्ति का काम है? नहीं है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहां पे कंपनी में काम करने वाले सभी वर्कर्स, सभी एम्प्लॉइज एक गोल के प्रति काम करते हैं, तब जाकर वो गोल यहाँ पे अचीव होता है, राइट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो मैनेजमेंट को हम डायनामिक फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल एक देश में इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती है, कभी महंगाई आ जाती है, कभी रिसेशन आ जाता है, कभी सोने का दाम बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। एक देश में लोगों की जो पसंद नापसंद है वो बदलते रहती है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होते रहती है, इनकम लेवल्स चेंज होते रहता है, टेक्नोलॉजी बदलते रहती है, एडवांस होते रहती है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उस हिसाब से मैनेजमेंट को भी एडजस्ट करके अडेप्ट करके चलना है। कल उठ के मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, अगर आप एज अ बिजनेस, एज अ मैनेजमेंट वो नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में अपनाओगे नहीं, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा, राइट। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, जब जब बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, आपको अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट को भी अडेप्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है एनीथिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच। तो मैनेजमेंट को इंटेंजिबल क्यों कहते हैं? बाबू आप मैनेजर्स को देख सकते हो, भाई ये एक मैनेजर है, ये उस कंपनी में मैनेजर है, ये बड़ा मैनेजर है, आप मैनेजर को देख सकते हो, बट मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते। कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है, ये जज जरूर कर सकते हो उस कंपनी की सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ से। तो कोई एक कंपनी है जो सक्सेसफुल है, ग्रो कर रही है, मैनेजमेंट उसका अच्छा होगा। कोई एक कंपनी है जो डूब रही है, नीचे गिरते जा रही है, उसका मैनेजमेंट शायद बुरा होगा, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का मेन गोल या ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी के गोल्स अचीव करने में मदद करना, राइट। बट ये ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड इंडिविजुअल या तो ह्यूमन। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आप यहाँ पे इकोनॉमिक गोल्स भी कह सकते हो। सिमिलरली जो आपके ह्यूमन गोल्स है, आप उसको एक तरीके से इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स या तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो, ओके। जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा फोकस करता है ऑन द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फायदा यहाँ पे देखना। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे तो वो बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी यहाँ पे देखता है कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे उनके अच्छे के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस का कोई भी प्रॉफिट मोटिव, अर्निंग मोटिव नहीं होता है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स की अगर आप बात करोगे तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज एज वेल एज द वर्कर्स यहाँ पे देखता है, ठीक है। तो कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज है, जितने भी वर्कर्स है, उनकी वेलबींग के बारे में सोचना, उनके बेनिफिट के बारे में सोचना, उसको हम कहते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के 3 सब टाइप्स है, कौन से?
तो सबसे पहला सब टाइप है जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल। बाबू अगर आप सर्वाइवल की बात करोगे, जब भी नया बिजनेस शुरू होता है सबसे पहले वो फोकस करता है सर्वाइवल पे। भाई मैं उतना कमा लूं कि मेरा खर्चा निकल जाए, क्योंकि अगर आप लॉस में हो, अगर आप नुकसान में हो, कब तक नुकसान में बाबू बिजनेस चलाओगे? अनलेस एंड अनटिल आपके पास उतने फंड्स नहीं है जितने कि अंबानी के पास है कि 2 5 10 साल नुकसान ही आराम से झेल लोगे, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो कोई भी बिजनेस हो वो पहले सर्वाइवल पे फोकस करता है कि भाई उतना कमा लो कि मेरा खर्चा कम से कम निकल जाए, नुकसान में कब तक बिजनेस चलाऊंगा। एक बार सर्वाइवल हो जाता है देन आप फोकस करते हो प्रॉफिट्स के ऊपर। प्रॉफिट्स में हम रेवेन्यू इंक्रीज करके, सेल्स इंक्रीज करके कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए इसके बारे में सोचना शुरू करता है। जैसे प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाते हैं देन हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है ऑन द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में और एडिशनल एम्प्लॉइज लाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाना, ब्रांचेस बढ़ाना, ये सब एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ है। फिर जब आप जाते हो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स जैसे मैंने कहा बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे फोकस करता है। तो इसमें अगर आप चाहे बात करो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, जहां पे आप लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर रहे हो, लोगों को नौकरी दे रहे हो, कमाने का मौका दे रहे हो, ठीक है। या कोई भी सोशल या तो सिविक एक्टिविटी, एनी सोशल या सिविक एक्टिविटी, मान के चलो कहीं पे आपने शौचालय बना के दे दिए, कहीं पे आपने स्कूल बनाकर दे दी, कहीं पे फुटपाथ बना दिया, कहीं पे पीने का पानी का सेंटर बना दिया, ये चीजें यहाँ पे करना। कोई भी अच्छे क्वालिटी के गुड्स, क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस यहाँ पे प्रोवाइड करना कि भाई सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके, सभी लोग इसको कंज्यूम कर सके, सभी लोग अच्छे क्वालिटी के जो गुड्स है यहाँ पे खरीद सके। उसके अलावा गवर्नमेंट एंड एनजीओज जो भी आपके अलग अलग विलेजेस में, एरियाज में सोशल एक्टिविटीज करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। कहीं पे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा दिया, कहीं पे फ्री एजुकेशनल कैंप लगा दिया, अवेयरनेस कैंप यहाँ पे लगा दिया। कंट्री में वेल्थ जनरेट करना, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, जो विमेन है, इनको जॉब्स में प्रेफरेंसेस देना, ये सब कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है। इन एनी पॉइंट आप यहाँ पे कभी भी बिजनेस का प्रॉफिट, इनकम, बेनिफिट नहीं देखते, आप बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी, उनका वेलफेयर यहाँ पे देखते हो। उसके बाद जब आप जाते हो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में, तो यहाँ पे मान के चलो आप अगर कहते हो गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना कि भाई मेरे यहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते हैं तो प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, बैठने के लिए प्रॉपर चेयर्स वगैरह होना चाहिए, पीने का पानी, साफ शौचालय, ये चीजें उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, राइट। उनको प्रॉपर कंपेंसेशन देना, वो जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से वो जो भी डिजर्व करते हैं उस हिसाब से उनको यहाँ पे एक तरीके से पे करना। एनी फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स अगर आप देते हो तो वो भी यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट की अगर आप बात करो कि भाई मेरे कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहा है, राइट, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो छोटे पोजीशन पे कोई भी उनको कुछ भी बोल के चले जाता है, नो। साथ ही साथ उनके काम को लोगों को रिकॉग्नाइज करना है कि भाई कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी दे दो, उनको अवार्ड रिवॉर्ड दे दो, ये चीजें यहाँ पे करना। तो कहीं पे भी आप एम्प्लॉइज की सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो, उनके करियर ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, उनको अच्छे इंसेंटिव्स दे रहे हो, मेडिकल पॉलिसीज दे रहे हो, फैमिली को सिक्योर कर रहे हो, बोनसेस दे रहे हो, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कुछ भी कर रहे हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आप सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी यहाँ पे कह सकते हो। मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला रीजन है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स का मतलब होता है कंपनी के गोल्स या तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। गोल सेट करना डिफिकल्ट है, बट उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है वो गोल को यहाँ पे अचीव करना। कल उठ के कंपनी कहती है कि भाई मुझे इस साल मेरे सेल्स को 20% से बढ़ाना है, कहने से तो बढ़ने नहीं वाले। उसके लिए जो भी प्लानिंग करनी है, रिसोर्सेस इकट्ठा करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, सेल्स करना है, मार्केटिंग करना है, ये सब करने में कौन मदद करता है? तो मैनेजमेंट मदद करता है। तो मैनेजमेंट है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हमेशा इंश्योर करता है कि कंपनी में जो भी काम हो रहा है उसमें मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। जितने रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे उतना ही कॉस्ट रिड्यूस होगा, कॉस्ट जितना रिड्यूस होगा उतना ही बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा।
मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जो जमाने के हिसाब से, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट एंड अडेप्ट कर सके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो कंपनी के गोल्स के साथ साथ कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी उनके पर्सनल गोल्स अचीव करने में भी मदद करता है। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनके खुद के करियर गोल्स होते हैं, मेरे को प्रमोशन चाहिए, करियर में आगे जाना है, ये लेवल पे पहुंचना है, तो उनको गाइड करना कि वो अपने पर्सनल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या कर सकता है, ये भी मैनेजमेंट यहाँ पे करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल। बहुत सारे सोशल सर्विसेज करके, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज करके वो एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। विलेजेस को डेवलप करना, रोड्स बनाना, स्कूल्स बनाना, एक्सेट्रा। करेक्ट। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की अगर आप बात करोगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने मैनेजमेंट को 3 इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन से कंपेयर किया है। दैट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। यहाँ पे बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट है या फिर एक प्रोफेशन कहलाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, उसको मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में मौजूद है। सिमिलरली हम यही चीज आर्ट और प्रोफेशन के साथ करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मैनेजमेंट एज एन आर्ट की, तो पहला पॉइंट कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बाबू अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग और डांस और फोटोग्राफी और आर्किटेक्चर और इंटीरियर, ये जो भी आर्ट फॉर्म है, सिंगिंग से लेके, कोरियोग्राफी से लेके, डांसिंग से लेके, फोटोग्राफी से लेके, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना है, ये सब में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज, किताबें, बुक्स भी होती है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, मैनेजमेंट की भी किताबें, बुक्स होती है, राइट। नेक्स्ट है दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या कहता है कि जितने भी लोग आर्ट फॉर्म में सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी सिंगर्स है, वो जब सिंगिंग स्कूल गए तो सिंगिंग में जो भी उन्होंने रागा सीखे, सारे गामा पा, सभी ने सेम सीखे, बट सबका ना सिंगिंग स्टाइल अलग अलग है। मतलब यो हनी सिंह जो स्टाइल से गाता है और अरिजीत सिंह जो स्टाइल से गाता है और हिमेश रेशमिया जो स्टाइल से गाता है, डिफरेंट है, राइट। सेम मैनेजमेंट में है। सभी बच्चे अगर सेम मैनेजमेंट स्कूल चले भी जाते हैं, बट फ्यूचर में जब वो मैनेजर्स बनते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं या करवाते हैं, उनकी डिफरेंट स्टाइल्स हो सकती है। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में मौजूद है। थर्ड दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए, आपको अगर एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, एक अच्छा सिंगर बनना है, एक अच्छा डांसर बनना है, एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है, डेली प्रैक्टिस, उसमें अपना आर्ट और क्रिएटिविटी डालना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है तो एक्सपीरियंस, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे आर्ट के जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट में यहाँ पे मौजूद है। इसीलिए आप बहुत ही क्लियरली कह सकते हो, बहुत सेफली कह सकते हो कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है। ओके चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जहां पे हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे विद साइंस। सबसे पहला फीचर ऑफ साइंस कहता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बाबू साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आप अगर बात करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, तो इसकी स्पेसिफिक नॉलेज है, थ्योरीज है, एक्सेट्रा। सिमिलरली मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट की भी डिफरेंट बुक्स है, सब्जेक्ट्स है, नॉलेज है, थ्योरी है। तो ये फीचर ऑफ साइंस जो है आप कह सकते हो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकेंड, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस का कोई भी प्रिंसिपल ले लो, चाहे आप थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ले लो, ये जो भी प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज बने, इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस किए गए। ये एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करने के बाद ही ये थ्योरीज को यहाँ पे बनाया गया। सिमिलरली मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, जैसे 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये प्रिंसिपल्स बनाने से पहले भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एक्सेट्रा किया गया था। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब आप साइंस के एक्सपेरिमेंट्स दो अलग जगहों पे या दो अलग लेबोरेटरीज में करते हो, रिजल्ट आपका सेम आएगा फॉर द सेम एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट में अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट दो अलग लोगों पे करोगे, लोग अलग है, उनका बर्ताव अलग है, बिहेवियर अलग है, सोच अलग है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको वेरिड रिजल्ट्स मिल सके, डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सके।
नेक्स्ट दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। बाबू साइंस की जितनी भी थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, केमिकल फॉर्मूलाज है, कंपोजिशंस है, ये यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे वैलिड है। मैनेजमेंट का ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे जो लोग हैं उनका बर्ताव है, उनकी सोच है, कल्चर है, बिहेवियर है, डिफरेंट हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर फीचर साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे हो जाती है प्रॉब्लम। पहला फीचर प्रेजेंट है, सेकेंड फीचर 50-50 प्रेजेंट है, थर्ड फीचर प्रेजेंट ही नहीं है। तो कहे क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है? तो इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल है। आप कहते हो कि मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एग्जैक्ट और प्योर साइंस। However, management can be called inexact or social science as it deals with human behavior। तो मैनेजमेंट को आप इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हो क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, या तो उसको सोशल साइंस बोल सकते हो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, तो यू हैव टू से यस। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछते हैं प्योर या एग्जैक्ट साइंस है, नो। इनएग्जैक्ट या सोशल साइंस है, यस। ओके, अब हम यहाँ पे मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे विद द थर्ड डिसिप्लिन जो कि है प्रोफेशन। प्रोफेशन के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बाबू कोई भी प्रोफेशन में अगर एंटर करना चाहते हो, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, एक्सेट्रा, हर एक प्रोफेशन का एक डेफिनेट कोर्स होता है, डेफिनेट बुक्स होती है, डेफिनेट सिलेबस होता है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी डिफरेंट कोर्स है, बुक्स है, सिलेबस है। तो ये वाला फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में मौजूद है। सेकेंड फीचर है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। कोई भी प्रोफेशन में आपको आपकी मर्जी से एंट्री नहीं मिलती। मतलब आप कहोगे मेरा मन है डॉक्टर बनने का, बन नहीं सकते। हर एक प्रोफेशन के डेफिनेट क्राइटेरियाज होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास एमबीबीएस या बीएचएमएस या बीएएमएस या एमडी की डिग्रीज होनी चाहिए। लॉयर बनना चाहते हो तो एलएलबी या एलएलएम जैसी डिग्रीज होनी चाहिए। सीए बनना चाहते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आईसीएआई की क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सेट्रा। तो इस पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। हर व्यक्ति सीए या सीएस या डॉक्टर नहीं बन सकता। बट अगर आप मैनेजमेंट की बात करो, अभी तक इंडिया में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ कंपनीज कहती है कि हम मैनेजरियल पोजीशंस के लिए हमें एमबीए जैसे डिग्रीज चाहिए, बट ये लीगली कंपलसरी अभी भी नहीं है। तो ये फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशंस मतलब हर एक पर्टिकुलर प्रोफेशन का अपना एक एसोसिएशन, एक ग्रुप होता है, और फिर वो ग्रुप के प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं जो उनके लिए नियम, कायदे, कानून, अपने प्रोफेशन के लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये चीजें करता है। जैसे डॉक्टर्स के लिए इंडिया में है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, या तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA। लॉयर्स के लिए है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सीए के लिए है ICAI, सीएस के लिए है ICSI। वैसे ही मैनेजर्स के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA नाम का एक एसोसिएशन है। डिफरेंस ये है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप कंपलसरी है, सीए बनने के लिए ICAI की एंड सीएस बनने के लिए ICSI की मेंबरशिप कंपलसरी है। हाउएवर मैनेजर बनने के लिए AIMA की मेंबरशिप अभी भी कंपलसरी इंडिया में नहीं है। तो ये प्रोफेशन जो है, ये फीचर ऑफ प्रोफेशन जो है मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है दैट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक प्रोफेशन की जो एसोसिएशन, जो बॉडी ऑफ एसोसिएशन होती है, वो अपने ग्रुप ऑफ मेंबर्स के लिए, अपने प्रोफेशनल्स के लिए कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। दैट इज द डू एंड द डोंट्स। जैसे डॉक्टर बनने से पहले आप ओथ लेते हो ना, शपथ लेते हो, लॉयर बनने से पहले आप शपथ लेते हो, तो इसको हम बोलते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कि भाई मैं एज अ डॉक्टर ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं एज अ लॉयर ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, एक्सेट्रा। वैसे ही AIMA का मैनेजर्स के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, बट मैं एक मैनेजर हूं, मैं AIMA की मेंबर ही नहीं हूं, तो मेरे ऊपर वो कोड ऑफ कंडक्ट लागू ही नहीं होता है। इसीलिए ये फीचर ऑफ प्रोफेशन मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज सर्विस मोटिव। एज अ प्रोफेशनल आपका काम क्या होता है
क्या आपने पढ़ाई लिखाई कर कर आपके एक्सपीरियंस से जो भी नॉलेज गेन करा है उसको यूज करके आपके जो भी क्लाइंट्स है या पेशेंट्स है उनको सर्विस देना। सिंपल। उसके बदले आप फीस चार्ज करते हो, उसकी आपकी कमाई हो जाती है। मैनेजमेंट का काम सर्विस देना नहीं होता है। मैनेजमेंट का काम होता है कंपनी के गोल्स अचीव करने में उनकी मदद करना। तो अगेन ये फीचर ऑफ प्रोफेशन जो है मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। बट इसका जो कंक्लूजन है ना थोड़ा सा हटके है। कंक्लूजन कहता है कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। आज के तारीख में मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, बट it is on the path of becoming a profession in future। तो आज के तारीख में बाबू भले मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है बट फ्यूचर में वो प्रोफेशन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करोगे तो जो भी मैनेजमेंट लेवल्स है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ अथॉरिटी उसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर आप बात करोगे तो इसमें कंपनी के सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयज जिनके पास सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो लोग काम करते हैं, जैसे कंपनी के सीईओ, सीएफओ, सीओओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करोगे तो टॉप लेवल की जूनियर्स है, उनके सबऑर्डिनेट्स है। इसमें आते हैं कंपनी के डिपार्टमेंटल हेड्स जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, जैसे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। ऐसे लोग जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स और एम्प्लॉय से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कम्युनिकेट करता है। फैक्ट्री प्लांट के जो भी सुपरवाइजर है, जो भी इंस्पेक्टर है, जो भी फोरमैन है एक्सेट्रा, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है। अब एज ए टॉप लेवल मैनेजमेंट आप क्या डिफरेंट काम करते हो, आपके क्या डिफरेंट फंक्शंस हो सकता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ओवरऑल कंपनी को मैनेज करते हैं, उनके लिए प्लान्स बनाना, कंपनी लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाना, कंपनी के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज यहाँ पे अरेंज करना, कंपनी का सर्वाइवल देखना, कंपनी का ग्रोथ देखना, कंपनी के बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, कंपनी के बाहर जो भी एक्सटर्नल लोग हैं जैसे मीडिया है, गवर्नमेंट है, उनके साथ कम्युनिकेट करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल है जो कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में पूरे कंपनी लेवल की जिम्मेदारी होती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करोगे तो उसको लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट का हेड होता है, वो कंपनी लेवल पे कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो मेरे डिपार्टमेंट में कौन क्या काम करेगा, मेरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को काम अलॉट करना, ट्रेनिंग देना, उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, ये काम मुझे करना होता है। इसके अलावा टॉप लेवल मुझे जो भी काम और ऑर्डर देगा उसको फॉलो करना, टॉप लेवल जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएगा उसको समझ के एग्जीक्यूट करना और लोअर लेवल तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करोगे बिकॉज वो डायरेक्टली वर्कर्स से कनेक्टेड होते हैं, वर्कर्स को सुपरवाइज करना, उनका जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्वालिटी इंस्पेक्ट करना, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना, और वर्कर्स को कोई भी ग्रीवियंस है, प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है तो हायर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, ये होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शंस है जिसको सीक्वेंस पे लिखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हमेशा एक शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करती हूं, दैट इज POSDC। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग की अगर हम बात करेंगे, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा गोल है वो गोल को पूरा करने के लिए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन क्या काम करेगा, ये चीज सोचना। सो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। ऑर्गेनाइजिंग की अगर आप बात करोगे, आपने प्लान तो कर लिया, सोच तो लिया कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, काम करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं, ये रिसोर्सेज को अरेंज करना, ये ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। स्टाफिंग की अगर आप बात करोगे, ऑब्वियसली काम करने के लिए आपको लोगों की जरूरत है, तो कंपनी के एम्प्लॉयज का इंटरव्यूज लेना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये स्टाफिंग का काम है। डायरेक्टिंग, कंपनी में प्लान तैयार है, रिसोर्सेज रेडी है,
लोग आ चुके हैं, अब लोगों से काम शुरू करवाओ। तो काम शुरू करने का काम, इनिशिएशन ऑफ एक्शन करने का काम डायरेक्टिंग का होता है। तो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, कौन क्या काम करेगा, उनको बताना कि भाई तू ये काम कर, नहीं आता तो गाइड करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेटेड रखना डायरेक्टिंग का काम है। जब काम शुरू हो ही गया है तो चेक भी तो करना होगा कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए होता है कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन कहता है कि भाई मेरा काम है ये देखना कि चीजें प्लान के मुताबिक चले। कहीं पे भी मुझे गड़बड़ घोटाला दिख रहा है कि चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चल रही, तो उसको करेक्ट करना, ये कौन करता है? कंट्रोलिंग। तो ये होते हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। टोटलिटी में आप देखोगे तो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में ही इनको लिखना है। ओके, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की अगर आप बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का काम होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उन सभी की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, इंटीग्रेट करना, ये देखना कि वो सभी लोग मिलकर एक कॉमन गोल ऑफ द कंपनी की तरफ काम करें। बिकॉज अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कॉमन गोल कभी भी आपका अचीव नहीं होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है। कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है पता है? 3 कारणों की वजह से। सबसे पहला कारण है कि कोऑर्डिनेशन कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करोगे, टॉप, मिडिल या लोअर, तीनों लेवल पे लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, नो, तीनों लेवल आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तभी कंपनी का गोल अचीव होगा। दूसरी चीज, कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी लगता है। आप प्लानिंग करो कि ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग या डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, सभी फंक्शंस के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी कंपनी सक्सेसफुल नहीं बन सकती, गोल्स अचीव नहीं कर सकती, इसके लिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको फीचर्स कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, वन एंड द सेम है। सबसे पहला फीचर कहता है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। एज अ ग्रुप आप कंपनी का गोल अचीव करना चाहते हो, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बट सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर एक ही गोल की तरफ काम करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। कोई भी ऐसा काम या एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल कर रहा होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, पर जब आप ग्रुप में, टीम में काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी इन एक्शन। सभी लोग एक ही गोल की तरफ काम करें, ये इंश्योर करना कोऑर्डिनेशन का काम है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक मैनेजमेंट है तब तक कोऑर्डिनेशन चाहिए। प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग करने तक कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए हम कहते हैं वो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। शुरू में चाहिए, बीच में चाहिए, 1 महीना चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है पर्पसफुल। कोई भी चीज जो आप जानबूझकर पर्पसफुली मेहनत करके करने की कोशिश करते हो। कोऑर्डिनेशन बेटा मैनेजर्स में अपने आप नहीं हो जाता है, आपको मेहनत करके, विलिंगली कंट्रीब्यूट करके कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करनी होती है। ऑल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक मैनेजर या एक लेवल ऑफ मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी में काम करने वाले सभी मैनेजर्स, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सभी की जिम्मेदारी यहाँ पे है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। बाबू जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति या इंडिविजुअल काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, बट आज के तारीख में जितने बड़ी बड़ी कंपनीज फॉर्म हो रहे हैं उसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स और लोग हैं कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। कोऑर्डिनेशन जरूरी है बिकॉज ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन एज वेल। हर एक डिपार्टमेंट का काम, रोल, फंक्शन अलग है। मार्केटिंग का काम अलग है, फाइनेंस का काम अलग है, प्रोडक्शन का काम अलग है, बट एट द एंड गोल तो कॉमन है ना। तो सभी डिपार्टमेंट्स भले अलग अलग काम करें, अलग अलग फंक्शंस प्ले करें, बट एक गोल की तरफ काम करना अगेन इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन, हर व्यक्ति ना अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो, आप अपने काम में एक्सपर्ट हो, नो डाउट, बट ये सोच के कि मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं एकदम ऐसे स्पेशलिस्ट हूँ, अब बाकियों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो थोड़ी चलेगा, राइट? भले आप अपने काम में कितने भी स्पेशलिस्ट हो, कंपनी गोल अचीव करना है तो सबको मिलके ही करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेट कर कर ही
करना होगा। ठीक है, चलिए अब चैप्टर तो आपने कर लिया, जो कि शायद आपने पहले भी किया होगा। अगर नहीं किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको रादर वन शॉट से करिए, तब जाकर आपके लिए चैप्टर क्लियर होगा। वहां पे मैंने इन डेप्थ में सेम चैप्टर को समझाया है। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरली जो डायरेक्ट ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैनेजमेंट के फीचर्स बताओ, एनी 3 इंपॉर्टेंस बताओ, एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स बताओ, नहीं कराती मैं। एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज या तो थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस है, उसको मैं कराना प्रेफर करती हूँ। क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज एसक्यूपी से, मतलब जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स होता है उससे लेने की मैंने कोशिश करी है, सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 से 7 मार्क का चैप्टर वेटेज रखता है, बोर्ड एग्जाम में आपका 6 से 7 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एमसीक्यूज के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है डैश रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। तो जब आप कॉस्ट की बात करोगे तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट कौन फोकस करता है कॉस्ट के ऊपर, इट ऑलवेज हैज टू बी एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है Bimal Rai is working in Funny Bunny Limited. The company manufactures games and toys for children. The basic task of Bimal Rai is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments. He also analyzes the business environment and its implication on the survival of the firm. The level of management at which Bimal Rai is working is dash. Survival देख रहा है, business environment analyze कर रहा है, मिडिल लेवल पे कौन क्या काम करेगा ये डिसाइड कर रहा है, मतलब वो मिडिल लेवल का सुपीरियर है, और वो कौन होता है, तो दैट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो सर्वाइवल देखना, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करना टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। तो आप कह सकते हो कि बिमल राय टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं। सिंपल, ओके। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। बाबू जब भी असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, आप ट्रिक को समझ जाओगे। सबसे पहले आपको असर्शन को रीड करना है। असर्शन कहता है कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करता है क्या? हाँ करता है, वन ऑफ द फीचर्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन कहता है कि कोऑर्डिनेशन एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर्स दैट ऑल एक्शंस इज एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, बाइंड करना और सभी लोग एक गोल की तरफ काम करें, ये कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ट्रू है। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी एंड डी यहाँ पे चला गया, करेक्ट। अब आपको ये चेक करना है कि वेदर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। तो आप क्या करोगे, दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में या तो आप बिकॉज लगा सकते हो या तो आप हेंस लगा सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे मैं रीड आउट करती हूँ कि कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन because it is a binding force between different departments and ensures that all actions is aimed at achieving the goals of the organization. तो ये दोनों statements connect कर रहे हैं। तो yes, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. अगर दोनों correct statement होते but आपस में उनकी कोई interconnectivity या relation नहीं होता तो मैं कहती R is not the correct explanation of A. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साधना, अ ग्रेजुएट ऑफ अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इज अ सक्सेसफुल मैनेजर. She applies her acquired knowledge in a personalized and skillful manner in difficult situations at work. She uses her imagination and creativity in handling these situations. The aspect of the nature of management highlighted is dash. तो पर्सनलाइज नॉलेज जो गेन करी उसको अलग अलग सिचुएशन में अपने अलग पर्सनलाइज अंदाज में इसको अपनाना, कोई भी काम में क्रिएटिविटी यूज करना। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी कौन से फॉर्म के फीचर्स से? तो यस, ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट के फीचर्स थे। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। अब मैंने एक असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मैं चाहूंगी कि ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो और इसका जो आंसर है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपका कमेंट करेक्ट होगा तो मैं आपकी कमेंट पे एक थम्स अप दे दूंगी। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है बॉन्फा सीमेंट लिमिटेड सपोर्ट 7 विलेजेस
with housing facilities, school, safe drinking water, health and hygiene. The company sends its employees to visit a nearby village every 15 days to provide support and to see whether the facilities provided are being implemented on ground. Which objective Bonfils Cement Limited is trying to achieve? तो अलग अलग जगहों पे हाउसिंग फैसिलिटीज देना, स्कूल फैसिलिटीज देना, साफ पीने का पानी देना, हेल्थ एंड हाइजीन पे फोकस करना, इसमें कंपनी कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना बेच रही है, अपना प्रॉफिट लॉस थोड़ी ना देख रही है. नो, बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी देख रही है. तो यस, इट विल क्लासिफाई एज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट. Rohan is running a small business of producing homemade craft items. He believes that since the business is small, he does not require management. Which feature of management is being neglected here? तो छोटा बिजनेस है, मैनेजमेंट नहीं चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. ये रोहन भूल रहा है कि छोटे से बड़ा कोई भी बिजनेस हो, मैनेजमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Akash Industries has installed a waste recycling plant in its premises and does not dump their waste material anymore. This plant is providing employment to many people. Identify the objective of management which the company is achieving by doing the aforesaid activity. एक तो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा के एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कर रहा है, दूसरा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है. तो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. All activities of managers are directed towards the end result. From the above statement, identify the feature of management. तो मैनेजमेंट हमेशा एंड रिजल्ट पे फोकस करता है. मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. गोल पे फोकस करके गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एक्टिविटीज की जाती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. द की पोजीशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज डैश. तो इनमें से कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशन है? तो वो है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर. इसीलिए टॉप लेवल पोजीशंस, मिडिल लेवल पोजीशंस, लोअर लेवल पोजीशंस के कुछ एग्जांपल्स याद रख के चले जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है. डैश रेफर्स टू डूइंग द टास्क विद इन द टाइम फ्रेम. तो अब हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम की बात करोगे तो क्या आएगा? इट विल बी इफेक्टिवनेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क. कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट्स दैट विलिंग स्पिरिट. नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एम्फसाइज्ड बाय द अबव लाइन. सो विलिंगली कोऑपरेट करते हैं और काम करते हैं. विलिंगली मतलब अपनी मर्जी से यहाँ पे कोऑपरेट करने की, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है. मतलब कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन जहां पे मेंबर्स, मैनेजर्स अपनी मन मर्जी से मेहनत करके कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कोऑर्डिनेशन इज रिगार्डेड एज ए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज. कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? पहली चीज, इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस. इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल मैनेजरियल फंक्शंस. तीनों ही सही है बाबू, इसके लिए ऑल ऑफ द अबव आएगा. मैंने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है क्योंकि एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है. चाहे कोई भी लेवल का हो, कोई भी फंक्शन का हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन मौजूद है. ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे है. तो आप दोनों कॉलम्स को यहाँ पे मैच करने की कोशिश करोगे. टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? तो फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो पूरे कंपनी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे गोल्स बनाना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है. मिडिल लेवल मैनेजमेंट. इंटरप्रेट द पॉलिसीज दैट आर फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है उनको समझना और उसको एग्जीक्यूट करना. सुपरवाइजरी लेवल, एक ही बच्चा, इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स. तो 2, 3, 1 आपको यहाँ पे ढूंढना है. 2, 3, 1 दैट इज ऑप्शन ए. ओके, चलिए आगे जाते हैं. अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे आपके डिफरेंट केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस. ओके, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस की बात करो तो केस स्टडी सॉल्व करने की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या तो टेक्निक्स होती है. सबसे पहली टेक्निक है दैट इज द रिवर्स अप टेक्निक. रिवर्स अप टेक्निक का मतलब ये होता है कि कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. शुरू में जो स्टोरी लाइन होती है उसको हम कहते हैं केस, और एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना होता है, दीज आर द मेन क्वेश्चंस.
ओके। अब रिवर्स अप टेक्निक क्या कहती है कि कभी भी अगर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप क्वेश्चंस को रीड करिए, उसके बाद आप एक्चुअल केस को यहाँ पे रीड करिए। इससे क्वेश्चन सॉल्विंग आसान हो जाती है, प्लस आपका समय भी बच जाता है। ओके, चलिए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग। State 3 other functions being performed by आशुतोष गोयनका। तो पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप पहचानो एंड देन उनके 3 अदर फंक्शंस एट दैट लेवल जो आशुतोष गोयनका परफॉर्म करेंगे वो बताइए। मेन केस पे जाते हैं। आशुतोष गोयनका was working in Axe Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profits had started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed the business environment to find out reasons for this decline. कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ को देखना, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करना कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन है? एब्सोल्युटली टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर भी उसी तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप आशुतोष गोयनका कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं वो देखोगे तो वो काम कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन ये था स्टेट एनी अदर 3 फंक्शंस परफॉर्म बाय आशुतोष गोयनका। एनी अदर पे एम्फसाइज करो बाबू, एनी अदर मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है उसको छोड़ के 3 अदर। तो सर्वाइवल गिवन है, एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट गिवन है, तो ये छोड़ के अदर फंक्शंस आप बता सकते हो। तो उसको छोड़ के अदर 3 फंक्शंस कौन से बता सकते हो? आप लिख सकते हो अरेंजिंग ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हो लियासन विथ आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज आप अगेन यहाँ पे लिख सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट केस स्टडी यहाँ पे क्या कहता है। अगेन आप सेम टेक्निक अपनाओगे, टेक्निक आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबाउट। स्टेट एनी 2 वैल्यूज व्हिच द कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। वैल्यू वाला जब भी क्वेश्चन आता है इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं रहता। केस पढ़ के आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी वैल्यू कंपनी कम्युनिकेट करना चाहती है उस हिसाब से आप लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन कहता है मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड वाटर हीटर्स। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशंस द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट द कॉस्ट। To increase the revenue, the company analyzed the reason behind the less revenues. After analysis, the company decided to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to a backward area where labor was available at a very low rate to start manufacturing solar water heaters and reduce the production of electric water heaters slowly. Okay? This will not only help in covering the risk but also help in meeting other objectives. देखो पहले तो वो बोल रहे हैं कि उतना कमा रहे थे कि खर्चा निकल रहा था, मतलब सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, अर्निंग इनफ टू कवर द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। देन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दिया, वहां पे लो कॉस्ट पे उनको लेबर मिल गया, बट वहां के लोगों को रोजगार भी मिला, तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे देखा जाए तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, तो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। एक तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे सर्वाइवल की बात कर रहे हो, करेक्ट। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे फुलफिल हो रहा है दैट इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव। सोलर वाटर हीटर आप प्रोड्यूस करोगे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। दूसरा आप बैकवर्ड एरिया में यूनिट सेटअप करके वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी कर रहे हो। ओके, अब एनी 2 वैल्यूज की अगर आप बात कर रहे हो
एक तो अब सोलर वाटर हीटर की अगर आप बात कर रहे हो तो आई कैन से कि सोलर वाटर हीटर प्रोड्यूस करके वो कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, राइट। एंड प्लस बैकवर्ड एरिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करके आप कह सकते हो कि वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, वहां पे भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगा, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, वैभव गारमेंट्स लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 shirts per month at a cost of 150 rupees per shirt. The production manager could achieve this target at the cost of 160 per shirt. Confuse मत होना, मैं पूछ रही हूँ मैनेजर इफेक्टिव है कि नहीं। अगर सिर्फ इफेक्टिवनेस देखनी है तो मुझे सिर्फ इतना देखना है कि मैनेजर ने काम समय से किया कि नहीं किया। तो मैनेजर ने टारगेट तो समय से कंप्लीट किया, भले एट अ हायर कॉस्ट, बट कॉस्ट और इफेक्टिवनेस का कुछ लेना देना ही नहीं है ना। तो मेरा आंसर बहुत सिंपल होगा, मैं ये कहूंगी कि यस द प्रोडक्शन मैनेजर is effective as he could complete the target production in stipulated time। आप स्टिपुलेटेड के बदले गिवन टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि हाँ वो इफेक्टिव थे क्योंकि उन्होंने समय से अपना काम पूरा किया। कॉस्ट का कुछ भी मेंशन नहीं करना क्योंकि हमने एफिशिएंसी के बारे में तो पूछा ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डू यू थिंक दैट मिस्टर सिंघानिया शुड सेंड हिज सन टू द यूएसए, गिव एनी 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब सिंघानिया साहब जी को बताओ कि उनको अपने बच्चे को यूएसए भेजना भी चाहिए या नहीं। ओके, क्वेश्चन कहता है मिस्टर नितिन सिंघानिया's father has a good business of iron and steel. He wants to go to the USA for his MBA, but his father thinks that he should join the business on the basis of the emerging trends. अब देखो टेक्निकली अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे आपको लगेगा भाई उसमें मैं क्या बोलूं, जो उनकी मर्जी, बट लॉजिकली इफ यू सी उन्होंने बेसिस ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स बोला है, तो वो एक तरीके से एमबीए को प्रोफेशन से कनेक्ट कर रहा है, ये चीज को देखो, ठीक है। तो आइडियली आपका आंसर होना चाहिए यस मिस्टर सिंघानिया शुड सेंड हिज सन टू यूएसए for MBA as management is emerging as a profession in future। ठीक है, और उसके नीचे आपको रीजन इन सपोर्ट ऑफ आंसर यहाँ पे लिखना है। तो रीजन इन सपोर्ट ऑफ आंसर आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि आज की तारीख में मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है एमबीए कंपलसरी कर सकता है। आज की तारीख में एआईएमए की मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाए, इसीलिए ऑन अ सेफर साइड उनको अपने बच्चे को यूएसए भेजना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन जो आज मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है वो फ्यूचर में आ सकती है, इसीलिए उनको अपने बच्चे को यूएसए भेजना चाहिए। सिंपल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में भी आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है, स्कूल के यूनिट टेस्ट में भी आ जाता है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है। दिस इज आइदर अ 4 मार्क क्वेश्चन और अ 6 मार्क क्वेश्चन। जनरली ये 4 मार्क के लिए आया था। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन हाउ अमन वुड हैव सैटिस्फाइड बोथ अहमद एंड अली। ठीक है भाई, किस पे जाता है? Aman, Ahmed and Ali are partners in a firm engaged in the distribution of dairy products in Maharashtra state. Aman is a holder of senior secondary school certificate from the Central Board of Secondary Education with business studies as one of his elective subjects.
Ahmed had done his post-graduation in history and Ali in dairy farming. One day, there was a serious discussion between Ahmed and Ali regarding the nature of management. Ahmed argued that management was a profession, whereas Ali argued against it, saying that the legal and medical professions are the only professions because they fulfill all the conditions of professions. Aman, on the basis of his knowledge of business studies, explained the nature of management as a profession to both Ahmed and Ali. तो एक जन कह रहा है मैनेजमेंट प्रोफेशन है, एक जन कह रहा है मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है. अब अमन को ऐसा आंसर देना है जो दोनों को कन्विंसिंग लगे. तो अमन क्या कहेंगे? बाबू, आपने अभी अभी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का कंक्लूजन पढ़ा, तो आपको क्या कहना है? अमन will explain both Ahmed and Ali that though as of today management is not a profession, but it is on the path of becoming a profession in future. तो हाँ, आज के तारीख में मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, बट फ्यूचर में वो प्रोफेशन बन सकता है. तो दोनों पार्शियली यहाँ पे करेक्ट है, आप ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएंगे. वो कहते हैं मांडवली हो जाएगी. ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड इन द अबव पैरा. What characteristic feature does the above para highlight of this particular concept? Okay. Question कहते हैं Sonali is the manager of a large company manufacturing garments for kids. She plans her winter collection in the month of August itself. Okay. Then she ensures that there is adequate workforce. She continuously monitors whether production is proceeding according to plans. She asks the marketing department to prepare their promotional and advertising campaigns. उसके एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्लान विंटर कलेक्शन का करती है, देन इंश्योर करती है कि प्रॉपर वर्कफोर्स भी हो, कंटिन्यूसली देखती है कि चीजें सही चल रही है कि नहीं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी चीजें अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने बोलती है. तो इन अ वे सोनाली क्या चीज पे फोकस कर रही है? तो सोनाली फोकस कर रही है ऑन द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ये सोनाली यहाँ पे एक तरीके से देख रही है. अब कोऑर्डिनेशन का फीचर कौन सा यहाँ पे मौजूद है? तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि सोनाली कंटिन्यूअसली देख रही है कि प्रोडक्शन सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट को प्रिपेयर कर रही है एंड सो ऑन. तो आपको ये समझना है कि कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. क्लियरली ये फीचर जो है कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, तो बाबू तुम कीवर्ड्स पे जाओ. अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट कराना, कंटिन्यूसली ये काम को करते रहना, सो कोऑर्डिनेशन एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, चलिए आगे जाते बच्चा फिर टू द नेक्स्ट. 3 क्वेश्चंस है, सो इट हैज टू बी अ 6 मार्कर क्वेश्चन और अ 3 मार्कर क्वेश्चन. ओके, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करो. ओके, any 3 features of the concept आप बताओ. Identify and explain the characteristics of management which is reflected from the above para. It is a 6 marker question. तो देखो इसमें combination of questions है, concept, उसके features and management के characteristics भी. ठीक है, question के ऊपर जाते हैं. question कहता है the management of Vrinda Limited strongly believes that the members of an organization should work towards fulfilling the common organizational goals. This requires teamwork and integration of efforts of all individuals, departments and specialists. Teamwork and integration of efforts. So integrating different elements or different departments or synchronization of different activities. Concept आपको मिल गया है. Okay. This is because all the individuals and department depend on each other for information and resources to perform their respective activities. Managers need to reconcile differences in approach, timing,
effort or interest. At the same time, it should enable all its members to grow and develop. Thus, there is a need to harmonize individual goals and organizational goals. ठीक है, चलो पहले तो अगर आप कंसेप्ट की बात करोगे तो कंसेप्ट यहाँ पे कौन सा है, तो कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो इंटीग्रेशन बोला, सिंक्रोनाइजेशन बोला, तो अगेन कोऑर्डिनेशन आ गया। अब आपको कोऑर्डिनेशन के एनी 3 फीचर्स बताना है। क्वेश्चन ये था, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन ए। तो आपने बोला कि कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन के एनी 3 फीचर्स जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके अलावा आप लिख सकते हो इंश्योर्स यूनिटी इन एक्शन। ओके, उसके अलावा आप लिख सकते हो इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। एनी 3 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि इस पर्टिकुलर केस में मैनेजमेंट का एक फीचर गिवन है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है, मैनेजमेंट का फीचर। ओके, शुरू में ही उन्होंने क्या बोला, मैनेजमेंट ऑफ वृंदा लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव करता है कि जो भी मेंबर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सभी को एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल के प्रति ही काम करना चाहिए। एवरीवन वर्क्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। मतलब मैं कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे एम्फसाइज कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जनरली जो आपके एंड के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 और 33, 6 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लंबे होते हैं, तो इसमें ना आपका क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम चला जाता है। इसीलिए रिवर्स अप टेक्निक, कीवर्ड्स को क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना इतना टाइम डाल दोगे ना आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विद संजना परफॉर्म्स बाय कोटिंग द लाइंस इन द अबव पैरा। अब कोटिंग द लाइंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है, बता देती हूं कैसे। ओके, सबसे पहले आप केस को रीड करिए, क्वेश्चन रीड कर लिया, क्या ढूंढना है आपको, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको ढूंढना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, चलिए Sanjana is the branch manager of ABC Handicrafts Private Limited. The company's objective is to promote the sales of Indian handlooms and handicraft products. It sells fabrics, furnishing, ready-mades and household items are made out of traditional Indian fabric. Sanjana decides quantities, varieties, color and texture of all the above items. पहले वो डिसाइड करती है कि हम कितने क्वांटिटी में बनाएंगे, क्या वैरायटी बनाएंगे, क्या क्या कलर में बनाएंगे, क्या क्या टेक्सचर में बनाएंगे। तो इन्हें पहले संजना प्लान करती है, करेक्ट, मैं ये बनाऊंगी, मैं ये भी बनाऊंगी, मैं ये कलर बनाऊंगी, मैं ये डिजाइन बनाऊंगी, ये इतना बनाऊंगी, वो उतना बनाऊंगी, पहले वो प्लान करती है। हाँ, अब देखो आपको एक यहाँ पे अगर फंक्शन मिल गया, रुको और पहले उसको लिख लो। तो पहला फंक्शन आपको कौन सा मिला, दैट इज प्लानिंग। अच्छा, सिर्फ इतना लिखना है क्या, नहीं, कोटिंग द लाइन वाला क्वेश्चन है ना, तो जो स्टेटमेंट में आपको मिला है वो भी आपको लिखना है। तो संजना डिसाइड्स क्वांटिटी, वैरायटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव आइटम्स, ये आपको लिखना है। ठीक है, कभी भी कोटिंग द लाइन वाला क्वेश्चन है, लाइन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। सो संजना decides quantities, varieties, decides quantities, varieties से लेके एंड का वर्ड आपको लिख देना है। एंड का वर्ड क्या है, तो दैट इज ऑल द अबाउ आइटम्स। ठीक है, ऑल द अबाउ आइटम्स। बच्चे पूछते हैं मैम ऐसे बीच में डॉट 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 चलता है क्या, चलता है, बट एक वर्ड लिखा डॉट 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 एंड का वर्ड लिखा वैसा नहीं चलता है। ओके, चलिए अब आपकी स्टडी को आगे बढ़ाइए। देन allocates resources for the purchases from different suppliers.
तो लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अरेंजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये कौन सा फंक्शन है? तो रिसोर्सेज अरेंज करना ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हो गया ना। तो अगेन आपको पहले लिखना है ऑर्गेनाइजिंग एंड देन स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करना है। तो अलोकेट्स रिसोर्सेज से लेके डिफरेंट सप्लायर्स आप यहाँ पे लिख दोगे, अलोकेट्स रिसोर्सेज से लेके डिफरेंट सप्लायर्स, ये आपका हो गया नेक्स्ट फंक्शन। ओके, चलिए अब केस को आगे बढ़ाते हैं। She appointed a team of designers and craftspeople in the company who developed some prints from bed covers in bright colors on silk. So appointment of people, people को appoint करना, recruitment करना, selection करना, employees को लाना, मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? तो staffing की बात कर रहे हैं। अगेन staffing लिखा तो उसका लाइन या स्टेटमेंट भी आपको कोड करना है। She appointed a team of designers से लेके bright colors on silk. So she appointed a team of designers से लेके आप कहां तक लिखोगे? तो आप bright colors on silk तक लिखोगे, bright colors on silk। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। Although they looked very impressive, they were more expensive than they had planned to sell. The average customer could not afford to buy it. Praising their efforts, Sanjana suggested that they should keep the silk bed covers for special occasions like Diwali and Christmas and offer cotton bed covers on a regular basis to keep the cost under control. तो सोचा था उससे ज्यादा कॉस्ट का बन गया, प्लान किया उससे ज्यादा कॉस्ट का बन गया, तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे मेंशन हुआ है? तो कंट्रोलिंग फंक्शन यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, अगेन स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे कोट करना है। तो स्टेटमेंट कौन सा आएगा? ऑफर द कॉटन बेड कवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप द कॉस्ट अंडर कंट्रोल। ऑफर कॉटन बेड कवर्स से लेकर टू कीप द कॉस्ट अंडर कंट्रोल। क्लियर? एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए तो आई गेस इसी के साथ जो आज का सेशन है हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मैंने कोशिश करी है कि ज्यादातर जो टॉपिक्स हमने किए, जैसे फीचर्स है या आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है या आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, ये सभी टॉपिक्स को केस स्टडी के फॉर्म में कवर करने की कोशिश करी है। 3 मार्कर से लेके 4 मार्कर से लेके 6 मार्कर केस स्टडी जो भी एग्जाम में आ सकती है, प्रोस्पेक्टिव, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सब मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, इसी तरीके से हम फर्दर जितने भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैप्टर नहीं करा है, पहले चैप्टर कंप्लीट करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी लेनी है, देन क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करने आना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, शंका हो, सजेशन हो, कुछ कहना हो, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।